हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह ज्वालामुखी का टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको इस चैप्टर से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम ज्वालामुखी का टॉपिक और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ज्वालामुखी क्या होती है? जो ज्वालामुखी होती है यह प्राकृतिक, जो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, पृथ्वी के अंदर जो गैसें तमाम पदार्थ और इसमें क्या होते हैं अंदर रहते हैं और उसके रहने के बाद उससे अंदर गैस जो बनती है उससे दरार बन के निकलती है, तो उससे ही ज्वालामुखी और उससे उद्गार भी होता है, उससे लावा निकलता है, तमाम पदार्थ भी निकलते हैं, तो उससे ज्वालामुखी कहा जाता है और यह सभी जगह नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल भी कहा जाता है। किसे? ज्वालामुखी को पृथ्वी का प्राकृतिक का सुरक्षा वाल भी कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ज्वालामुखी जो होती है, आप इस जो शेप को देख पा रहे हैं, तो ऐसा जो शेप बनता है, ठीक ना, जो ऐसा शेप बनता है तो इसे सिंडर कोन कहा जाता है, इसे सिंडर कोन कहा जाता है। और यह जो लाल सा पदार्थ निकल रहा है इसमें से, इसे मैग्मा कहा जाता है, ठीक ना। इसमें क्या कहा जाता है? उसे मैग्मा कहा जाता है। और जो इसमें से लावा, एक प्रकार का लावा निकलता है जिसे बहुत तप्त होता है, उसे लावा कहा जाता है, ठीक ना। और जो ये आप निकलने वाला इसके मुख होता है, जो ज्वालामुखी का मुख होता है, तो उसे क्रेटर कहा जाता है। जो इसे क्रेटर कहा जाता है जब यह क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जब इसका मुख बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कालडेरा कहा जाता है, ठीक ना। उसे हम फिर कालडेरा कहते हैं। और जो जो आप एक गैस निकल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, जलवाष्प एवं अन्य गैस है, इसमें से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस निकलती है मुख्यतः। और इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि 80% से 90% होती है। 80% से 90% होती है, यह सबसे ज़्यादा जलवाष्प की मात्रा इसमें रहती है। तो आप चलिए, हम लोग इतना पढ़ लिए, इसके बारे में और एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, और इसके बारे में देखिए, टाइप ऑफ ज्वालामुखी। टाइप ऑफ ज्वालामुखी, कितने प्रकार की ज्वालामुखियाँ होती हैं? तो इसमें हम 3 प्रकार की ज्वालामुखी मुख्यतः होती है। जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, शांत ज्वालामुखी होती है। तो यह जो सक्रिय ज्वालामुखी होती है, ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसमें उद्गार हमेशा होता रहता है, उससे गैसें अन्य पदार्थ लावा निकलते रहते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखी से होती है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होती है, यह बहुत दिनों तक शांत रहती हैं और उसमें फिर अचानक बाद में उसमें फटने का, उसका ज्वालामुखी जब फटती है तो उसमें तमाम गैसें और पदार्थ निकलते हैं, तो इसे ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और शांत ज्वालामुखी जो ऐसी ज्वालामुखी होती है जो कि उसको हम भविष्य में कभी संभावना नहीं कर सकते हैं कि यह ज्वालामुखी खुलेगी। तो यह कैसी ज्वालामुखी होती है? तो शांत ज्वालामुखी होती है, तो अब कभी खुलने का उसका मतलब नहीं रहता है, मतलब कभी खुल नहीं सकती, तो वो ऐसी ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं, शांत ज्वालामुखी पढ़ते हैं। जो शांत ज्वालामुखी है, इसमें किलामू सॉरी सक्रिय ज्वालामुखी जो है, इसमें किलामू ज्वालामुखी कहा जाता है, जो हवाई द्वीप में स्थित है और यह अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पे? हवाई द्वीप में स्थित है। और किलामू जो अमेरिका में पड़ता है, पड़ता है। अब विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू है, ठीक ना। आपसे पूछ सकता है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलामू है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, यह कहाँ पड़ती है? इक्वाडोर में पड़ती है, ठीक ना। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत भी है, कहाँ पे? इक्वाडोर में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, तो इक्वाडोर में है। और किससे बना है? तो यह कोटोपैक्सी ज्वालामुखी से बना है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ठीक। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली,
यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यह भूमध्य सागर का जो पृथ्वी का भूमध्य सागर है उसका प्रकाश स्तंभ कहा जाता है किसे? स्ट्राम्बोली को, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो जो है, ओजस डेल सलाडो जो है यह अर्जेंटीना में पड़ता है, चिल्ली बॉर्डर पे, ठीक ना। ओजस डेल सलाडो यह अर्जेंटीना में पड़ता है, चिल्ली बॉर्डर पे, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो ओजस डेल सलाडो है, ठीक। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलामू, कहाँ पे? अमेरिका में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और एटना, ये जो ज्वालामुखी है यह कहाँ पड़ती है? तो यह इटली में पड़ती है। और फ्यूजियामा जो है यह कहाँ पड़ती है? तो यह फ्यूजियामा जापान में पड़ती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। एटना से इटली हो गया, और फ्यूजियामा, फ्यूजियामा से जापान, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखें, फ्यूजियामा कहाँ पे है? जापान में है। चलिए आगे चलते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी, यह ऐसी ज्वालामुखी है जो कभी बहुत दिनों तक शांत रहेगी, फिर उसके बाद इसके अंदर विस्फोट होता है। तो यह विसुवियस जो ज्वालामुखी है यह इटली में है, ठीक ना। विसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली में है, और यह शांत रहती है, उसके बाद इसमें उद्गार होता है, तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी जो होती है इसमें क्या होता है? कभी उद्गार होने की संभावना नहीं रहती है। एकांकागुआ, एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वत पर है, और सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? तो एकांकागुआ, जो कि एंडीज पर्वत पर है, ठीक ना। और देवबंद, जो देवबंद ज्वालामुखी है यह ईरान में पड़ती है। आप लोग इसको, यह भी शांत ज्वालामुखी है, यह देवबंद शांत ज्वालामुखी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। और देखिए भारत के जो ज्वालामुखी हैं, या भारत के दो ज्वालामुखी हैं, जिसे नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जिसमें नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और यह अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। इसे नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। और बैरन जो ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान निकोबार में है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र कौन सा है? तो बैरन है। और नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। और आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सा द्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कहाँ बताएंगे आप? ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके साथ। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, आप लोग इसको तैयार रहिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल किसे कहा जाता है? भूकंप को, ओजो गैस को, और ज्वालामुखी को, नदियां को। तो किसे कहा जाता है? तो यह ज्वालामुखी को कहा जाता है प्राकृतिक का सुरक्षा वाल, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो यह किस प्रकार की आकृति किस ज्वालामुखी की? वल्केनियन तुल्य की, पिलियन तुल्य की, स्ट्राम्बोली की, हवाई तुल्य की। तो जो गोभी की फूल जैसी होती है, तो वल्केनियन तुल्य जो होता है यह कैसा होता है? गोभी के फूल जैसा। चलिए आगे चलते हैं। किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। वल्केनियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाई तुल्य। तो ए जो हमारे पिलियन तुल्य है इसे विसुवियस जो तुल्य होता है, जो इसे क्या कहा जाता है? पिलियन तुल्य भी कहा जाता है। तो इसे विसुवियस तुल्य भी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। और आगे चलते हैं हम लोग। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो किस प्रकार की ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत में, प्रसुप्त में, मृत ज्वालामुखी में, शांत ज्वालामुखी में। तो किस प्रकार के ज्वालामुखी में होता है? तो यह जागृत ज्वालामुखी होती है, जिसे हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक ना। तो यह इस प्रकार की ज्वालामुखी में हमेशा उद्गार होता रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? जागृत में, प्रसुप्त में, शांत में, मृत में। तो आपको बता दें जो ऐतिहासिक काल में
काल से अभी उद्गार नहीं हुए, तो यह मृत ज्वालामुखी है जो ऐसी इसमें उद्गार नहीं हुए, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? जो लंबे समय तक शांत रहता है, फिर अचानक उसमें उसके बाद विस्फोट होता है, तो उस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो इस ज्वालामुखी को कहा जाता है मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इस ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें, सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, जिसे प्रसुप्त भी कहा जाता है, प्रसुप्त भी कहा जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार का सही आरोही क्रम क्या है? ठीक ना। तो विस्फोटक की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी का प्रकार सही क्रम कौन सा है, आपको बताना है। तो आपको बताना कौन सा है इसमें? इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ठीक ना। जो इसमें हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य, यह सक्रिय आरोही क्रम की ज्वालामुखियां हैं, ठीक ना, जो कि सबसे तीव्रता के आधार पर इसको आरोही क्रम में लगाया गया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, ठीक ना। हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। इस एक क्वेश्चन है, जो पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पेले अश्रु की उत्पत्ति आपको बता दें, जो ऐसे इसमें पदार्थ होते हैं, जिसे जब लावा इसमें से ज्वालामुखी से निकलता है, तो उसमें से छोटे छोटे पदार्थ जो होते हैं, छोटे कण होते हैं, उसे सदृश्य होते हैं, ठीक ना, उसे पेले अश्रु की उत्पत्ति कहा जाता है, पेले अश्रु उसे कहा जाता है। तो इसे किससे होता है? तो यह ज्वालामुखी के उद्गार से होता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैसें होती हैं? ठीक ना। तो कौन सी गैसें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन। तो कौन सा होता है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जब जलवाष्प के अलावा कुछ इसमें गैसें होती हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अभी हम स्टार्टिंग में बताए हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जो धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है, बेसियार कहा जाता है, लेपिली कहा जाता है, कोरिया कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ठीक ना। पायरोक्लास्ट कहा जाता है, जो ज्वालामुखी के फलस्वरूप प्राप्त लावा जो होते हैं, धरातलीय चट्टान पे टुकड़े के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं, तो यह पायरोक्लास्ट कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृत किससे संबंधित है? उल्का ताप से, ज्वालामुखी क्रिया से, पवन क्रिया से, हिमानी। अभी हम स्टार्टिंग में इसको बताए हैं, तो आप लोग इसको बताइए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें हमारा ज्वालामुखी होगा, ठीक ना। जो क्रेटर होता है, जब ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है, ठीक ना, तो ज्वालामुखी का मुख छोटा होता है, उसे क्रेटर कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और जब इसका मुख बड़ा हो जाता है, जब इसका मुख बड़ा हो जाता है, ठीक ना, तो उसे क्या कहा जाता है? काल्डेरा कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा था ज्वालामुखी। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होते हैं? तो किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होते हैं? हवाई धूप में, पिलियन तुल्य में, स्ट्राम्बोली में और वल्केनियन तुल्य में। तो आपको बता दें, जो इसमें पिलियन तुल्य होते हैं, तो यह इसमें ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट होते हैं, ठीक ना, यह पिलियन तुल्य कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित वायुवर्ती स्थलाकृति, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, तटीय स्थलाकृति, हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो डाइक क्या होता है? तो जो ज्वालामुखी से निर्मित होता है, आंतरिक स्थलाकृति जो होती है, उससे हम लोग डाइक कहा जाता है, ठीक। जो आंतरिक जो होती है स्थलाकृति, उसे हम डाइक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। काल्डेरा किससे संबंधित है?
तो अभी बताएं काल्डेरा किससे संबंधित है, तो यह ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आपको बताएं वह कौन सा महाद्वीप है, तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि वहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक। और अग्निवलय किससे कहा जाता है, अग्निवलय किससे कहा जाता है, अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को, प्रशांत परिमेखला को, अटलांटिक परिमेखला को। तो अग्निवलय किससे कहा जाता है, वलय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा प्रशांत परिमेखला जो होता है इसे हम अग्निवलय किसे कहा जाता है, ठीक ना। इसे साइकिल ऑफ फायर कहा जाता है, अग्निवलय, ठीक ना, प्रशांत में परिमेखला को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। लैकोलिथ किससे संबंधित है, लैकोलिथ किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीप से। तो लैकोलिथ किससे संबंधित है आपको बताना है। तो लैकोलिथ किससे संबंधित है, तो आपको यह ज्वालामुखी से संबंधित है, ठीक ना। लैकोलिथ ज्वालामुखी से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित भूत शैल का क्या कहलाता है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है आपको बताना है। बेसाल्ट कहलाता है, लैकोलिथ कहलाता है, लावा कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। तो आपको बताना है पृथ्वी की सतह के नीचे जो होते हैं उसे द्रवित भूत शैल कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, ठीक ना, उसमें मैग्मा कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, विश्व में सर्वाधिक अग्रत ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, आंध्र महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास, हिंद महासागर के आसपास, अटलांटिक महासागर। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को पीछे रिपीट किए हैं, थोड़ा सा चेंज था। तो ये कहाँ पे है, तो प्रशांत जो फायर ऑफ जो वलय का सर्कल कहा जाता है, यह प्रशांत महासागर को के आसपास ज्यादा सर्वाधिक ज्वालामुखी है, ठीक, जागृत। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं, रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे, विनाशनात्मक मेखला के प्लेट के किनारे। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, ठीक ना। जो विनाशनात्मक प्लेट होती हैं उसके किनारे ज्यादातर ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, अभी बताएं। तो विश्व की, अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है, तो इसमें कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो यह विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो यह नवीन मोड़दार पर्वत जो होते हैं वहां पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, नुइस अरेडेंटी कहा जाता है, हारनितो कहा जाता है, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, सोल्फ तारा कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसे अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, महाद्वीप में, अटलांटिक में, प्रशांत पेटी में, और अफ्रीका की भ्रंश घाटी में। तो कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो यह जो प्रशांत होता है यह सबसे ज्यादा यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर को कहा जाता है, देखिए आ गया क्वेश्चन, तो इसे प्रशांत महासागर को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक ना, कहाँ पे है, इक्वाडोर में है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो यह जागृत ज्वालामुखी है, हम लोग पढ़े हैं अभी, यह जागृत ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। तो यह जागृत ज्वालामुखी है, ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है, किलिमंजारो किस देश में स्थित है आपको बताना है। मृत ज्वालामुखी है इटली में, तंजानिया में, मेक्सिको में, और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो मृत ज्वालामुखी है जो किलिमंजारो यह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया में स्थित है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा इटली का, जापान का,
कीनिया का, मेक्सिको का। तो अभी हम लोग पढ़े हैं यह फ्यूजियामा से जापान, यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, जापान का यह ज्वालामुखी है। भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं भूमध्य सागर का सिसिली का स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, पश्चिम द्वीप समूह का माउंट पिली, मेक्सिको का पेराक्सिन। तो किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसमें जो सिसिली का स्ट्राम्बोली है यह भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। सिसिली का स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। फौसा मैग्मा क्या है? फौसा मैग्मा क्या है? फौसा मैग्मा ज्वालामुखी, भी आकार की घाटी, ब्रह्मोस, दरार घाटी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ज्वालामुखी सही होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो हम लोग जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक, अंटार्कटिक महाद्वीप और अंडमान निकोबार। तो कहाँ पे स्थित है? तो यह अंटार्कटिक महासागर महाद्वीप पे स्थित है एयरबस ज्वालामुखी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना, एटना से कहा है लिपारी, सिसिली, कोर्सिका और त्रिस्टम्बीकुना। तो यह कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो यह स्थित है हमारा जो माउंट एटना जो है यह कहाँ पे है स्थित? तो यह स्थित है सिसिली, ठीक ना, सिसिली में स्थित है। यह सिसिली कहाँ पे है? तो यह इटली में है, ठीक ना, इटली में। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ अधिक पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? हवाई द्वीप में, जापान में, कोलंबिया में, न्यूजीलैंड में। तो ज्वालामुखी की सक्रियता कहाँ पाई जाती है? तो यह ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, हमारा बी, जापान में पाई जाती है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए यह जापान में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? कीनिया में, इटली में, इंडोनेशिया में, मेक्सिको में। तो ये कहाँ पे है? तो इटली में है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा, विसुवियस। चलिए आगे चलते हैं। मौना लोआ किसका उदाहरण है? मौना लोआ किसका उदाहरण? प्रसुप्त का, सक्रिय का, मृत का, ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित। तो किसका उदाहरण है आपको बताना है। तो यह उदाहरण है हमारा, ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, ऑप्शन इसमें हमारा सक्रिय होगा, ठीक ना। सक्रिय ज्वालामुखी जो है इसका मौना लोआ का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? क्राकाटोआ, क्राकाटोआ कहाँ पे स्थित है? तो क्राकाटोआ कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है? यह हमारा स्थित है स्ट्रेपली द्वीप समूह में, स्ट्रेपली द्वीप समूह। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है आपको बताना है। तो यह किलामू जो है, यह किलायू या किलामू जो है यह संसार का सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए आगे चलते हैं। यह कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक ना, अमेरिका में स्थित है, अमेरिका में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? तो यह अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका में स्थित है किलिमंजारो पर्वत। किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में। यल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? यल मिस्टी या ईवन मिस्टी यह किस महाद्वीप में है? तो यह आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है? तो यह पेरू में है, ठीक ना, पेरू देश में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। ज्वालाखंडाश्मी क्या है? ज्वालाखंडाश्मी क्या है आपको बताना है। ज्वालाखंडाश्मी क्या है? तो ज्वालाखंडाश्मी जो होती है तत्व सेल के टुकड़े और लावा को ही ज्वालाखंडाश्मी कहा जाता है। तत्व सेल जो होती है और टुकड़े होते हैं लावा, उसे ज्वालाखंडाश्मी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट गया? तो कौन सा ज्वालामुखी है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक ना। माउंट पिनेटुबो जो होता है यह ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो यह किस प्रकार के होते हैं? तो यह
होते हैं कीपाकार, कीप के आकार का होता है, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? तो कौन सी गैस नहीं निकलती है? तो यह ऑक्सीजन जो है यह नहीं निकलती है। जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। जल वाष्प के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो जल वाष्प की मात्रा जब गैस निकलती है तो उसमें जल वाष्प की मात्रा 80 से 90 होती है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।